मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से संबंधित कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है एवं आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा और ज्ञानवर्धन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लघु प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में। पहला प्रश्न, वेदांग ज्योतिष रचना काल। वेदांग ज्योतिष का रचना काल क्या था, इस पे हम कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वेदांग ज्योतिष काशी निवासी सोमकार पंडित जी। वेदांग ज्योतिष काशी निवासी सोमकार पंडित जी का भाष्य उपलब्ध है। वेदांग ज्योतिष काशी निवासी सोमकार पंडित जी का भाष्य उपलब्ध है। शंकरवाल, इसके क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। शंकरवाल कृष्ण दीक्षित वेदांग ज्योतिष की रचना काल 1400 ईस्वी पूर्व सिद्ध की है। मतलब ये शंकरवाल जो हैं, इन्होंने कृष्ण दीक्षित वेदांग ज्योतिष की रचना काल 1400 ईस्वी पूर्व सिद्ध की है। मतलब इन्होंने शोध किया था, तो इनको ये पता चला था कि 1400 ईस्वी पूर्व ये था। वेदांग ज्योतिष की रचना महाभारत युद्ध से पहले की है। वेदांग ज्योतिष की रचना महाभारत युद्ध से पहले की है। अनेक विवेचनाओं से यह खुलासा हुआ है कि वेदांग ज्योतिष 1400 ईस्वी पूर्व से काफ़ी पहले अस्तित्व में आ चुका था। तो ये था वेदांग ज्योतिष की रचना काल। तो मतलब संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वेदांग ज्योतिष का रचना काल 1400 ईस्वी पूर्व ही इसकी रचना काल था। अगर एक लाइन में कोई पूछे कि वेदांग ज्योतिष की रचना काल क्या है, तो 1400 ईस्वी वर्ष पूर्व, मतलब 1400 ईस्वी जो था उससे भी पूर्व की ये रचना है। दूसरी बात, अब दूसरा महत्व हम लोग लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करने वाले हैं, वो मुहूर्त पे है कि मुहूर्त क्या है। वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है। वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है तथा दो नाड़ियों या घड़ी को एक मुहूर्त मान लिया गया था। किसको? दो नाड़ियों या घड़ी को एक मुहूर्त मान लिया गया था, जो आज मतलब जो वर्तमान समय में जो आजकल की तरह ही बताया गया है। मतलब जो दिया, जो वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बताया गया था। वेदांग ज्योतिष में कुछ नक्षत्रों को उग्र और क्रूर बताया गया है। वेदांग ज्योतिष में कुछ नक्षत्रों को उग्र मतलब गुस्सेल और क्रूर बताया गया है, लेकिन मुहूर्त तत्व का कोई क्रमबद्ध सूत्र हमें यह उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो मुहूर्त का क्रमबद्ध तरीका होता है, क्रमबद्ध सूत्र, ये हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये मुहूर्त का कुछ संक्षिप्त जानकारी थी लघु प्रश्नोत्तरीय के आधार पे। मैं आपको फिर से बता दूं, मुहूर्त वेदांग ज्योतिष में एक मुहूर्त कालखंड के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे मुहूर्त क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त को एक कालखंड के नाम से जाना जाता है तथा दो नाड़ियों को एक मुहूर्त माना गया है। ये इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जिसको हमने आपको चर्चा की। अब हम लोग अगला लघु प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं, वो सौर दिन। कि सौर दिन क्या है। सौर दिन की बात करें तो इसका जो दिया गया है, सूर्य एक अंश का भोग
सूर्य एक अंश का भोग जितने समय में करता है, सूर्य एक अंश का भोग जितने समय में करता है उसे सौर दिन कहते हैं। मतलब सौर दिन अगर कोई पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य एक अंश में जितने दिन का भोग करता है या जितने समय का भोग करता है उसे हम लोग सौर दिन कहते हैं। एक युग में 1800 सौर दिन होता है। एक दिन में 1800 सौर दिन होता है। एक अयन में 1800, एक दिन में 180 दिन सौर दिन होता है। एक अयन में 180 दिन सौर दिन होता है और प्रत्येक वर्ष में 360 सौर दिन होता है। तो ये सौर दिन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने आपको सौर दिन के बारे में चर्चा की, जो आपके लघु प्रश्नोत्तरीय के आधार पे था। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ज्योतिष मूर्धन्यम के बारे में। कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लें कि वो क्या होता है। ज्योतिष मूर्धन्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिष शास्त्र का मतलब ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान शास्त्र है जो प्रमाणिक भी हो चुका है, प्रामाणिक भी है, जो प्राचीनतम काल में ही हमारे देश के ऋषि महर्षियों आदि उच्च कोटि के आध्यात्मिक शोध कार्य किया करते थे। मतलब ज्योतिष शास्त्र जो है ये प्राचीनतम विज्ञान है। प्राचीनतम काल से ही इस विद्या को हम लोग मानते हैं और इसे ऋषि महर्षि आदि उच्चतम कोटि के आध्यात्मिक शोधकर्ताओं ने इन्हें तैयार किया था। एक एक ब्रह्मांड के रहस्य को मतलब पूरे ब्रह्मांड के क्रमबद्ध तरीके से रहस्य को भी जानने की इसमें पूर्ण बलि हुए थे। मतलब पूर्ण जानकारी दी गई थी। तब हम जिस सौरमंडल में हैं जिस सौरमंडल में हैं इस सौरमंडल की खुली आँखें से मतलब उस समय अभी के वर्तमान की स्थिति में जो अभी हमारे खगोलीय बिंदु हैं, कौन कौन सारे केंद्र हैं जिसके माध्यम से हम लोग सभी चीज़ों का शोध करते हैं, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ नहीं थी। उस समय हम लोग डायरेक्ट अपनी नंगी आँखों से ही उसको देखकर शोध किया करते थे। इसलिए इसमें दिया गया इस सौरमंडल की खुली आँखों से शोध किए जो उनके मस्तिष्क में पूर्ण रूपेण पच गया। मतलब ये जो दिया गया उस समय जो उन्होंने शोध किया था अपनी नंगी आँखों को देख के समझ के, वो पूर्ण रूपेण मतलब उनके दिमाग में छप गया था और वो आश्चर्यचकित कार्य किए थे। मतलब जब उनके द्वारा ये कार्य किया गया था तो उस समय लग रहा था कि ये आश्चर्य मतलब कैसे हो गया, ये दिया था। महर्षि लग्न जी ने इन्हीं शोधकर्ताओं में से एक थे। मतलब शोधकर्ताओं का एक टीम होता था जो अभी भी है, लेकिन अभी और उस समय में अंतर इतना ही था कि अभी हमारे पास ढेर सारे उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अच्छे प्रकार से शोध कर सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से, ढेर सारे उपकरणों की सहायता से। लेकिन उस समय ये सब चीज़ नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जो उनका टीम था उनके माध्यम उन लोगों अपने अध्ययन से शोध से बहुत चीज़ों का आकलन किया था जो आज के डेट में भी प्रमाणिक है, जो गलत नहीं है। और इसी में इन्हीं शोधकर्ताओं में से महर्षि लग्न जी भी शोधकर्ताओं में से एक थे। इन्होंने भी ज्योतिष संबंधी अनेक शोध किए थे जिसका प्राचीनतम ग्रंथ ज्योतिष वेदांग है। मतलब उसी में से एक ग्रंथ इन्होंने ये वेदांग ज्योतिष भी निकाला है, तैयार किया था। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष मूल संस्थिताम कहा गया है। ये उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पे हमने आपसे चर्चा की। अब हम आगे बात करने वाले हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर, जैसे आइनम क्या है, आइनम क्या है। आइनम पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है, और नक्षत्रम के बारे में, नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे।
युग आरंभ के बाद, जब युग का आरंभ हुआ था उसके बाद सूर्य और चंद्र एक साथ, मतलब जब युग का आरंभ हुआ था तो सबसे पहले सूर्य उसके बाद चंद्र देखा गया था, एक साथ हो तो घनिष्ठा या सर्विष्ठा नक्षत्र पर एक साथ शुरू हो जाता है। युग आरंभ के बाद, हम लोग ऐसे समझे, युग आरंभ के बाद जब सूर्य व चंद्र एक साथ हो, युग आरंभ के बाद जब सूर्य और चंद्र एक साथ हो, घनिष्ठा या सर्विष्ठा नक्षत्र पर एक साथ शुरू हो आता है, मतलब शुरू में आ जाता है, दोनों एक साथ शुरू में आता है। और उसी क्षण को, मतलब उसी क्षण के आगे, मतलब उसी क्षण के अगले वर्ष, मतलब जब ये नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र एक साथ शुरू में आता है तो उसी क्षण अगले वर्ष में उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। तथा जब सूर्य और चंद्रमा, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, जब सूर्य और चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र में आता है तो दक्षिणायन होता है। पहले हमने क्या बोला था, उत्तरायण होता है। वो कब होता है, जब घनिष्ठा सर्विष्ठा नक्षत्र में एक साथ आता है तो उस समय क्या हो जाता है, उत्तरायण होता है, मतलब उसका अगला वर्ष उत्तरायण हो जाता है। और दूसरा बात हमने क्या बोला, सूर्य और चंद्र श्लेषा नक्षत्र में, मतलब आता है, आधे पर आता है, श्लेषा नक्षत्र के आधे पर आता है तो वह दक्षिणायन होता है। अतः अयन दो हैं, प्रथम उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। हमने आपको जो बताया, एक अयन में सूर्य 180 सौर दिन रहता है और फिर दूसरे अयन में फिर 180 दिन होते हैं। तो इस तरह अयन पे कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, जो लघु प्रश्नोत्तरीय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, वो ये था। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, अगले, ये आपको नक्षत्र के बारे में है। नक्षत्रम, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त लघु प्रश्नोत्तरीय प्रश्न है जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। वेदांग ज्योतिष में घनिष्ठा या सर्विष्ठा को आदि नक्षत्र माना गया है। वेदांग ज्योतिष में सर्विष्ठा या घनिष्ठा को आदि नक्षत्र माना गया है। वेदों की तरह ही नक्षत्रों को देवत्व, मतलब देवताओं की सूची में, देवत्व सूची कृतकर्ता के से शुरू की गई है, मतलब देवताओं के सूची में ही इसको भी शुरू की गई है। कृतिका से शुरू की गई है, ये कृतिका से शुरू की गई है। किंतु ऋषि ने अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु ऋषियों ने अप्रत्यक्ष रूप से अश्वनी को गन्ना का प्रथम नक्षत्र माना है। वेदों की तरह ही नक्षत्रों को देवत्व की सूची में कृतिका से शुरू की गई है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्या कि हम लोग जब जानते हैं अश्वनी नक्षत्र गन्ना इसमें जो दिया गया है, लेकिन ऋषियों ने अप्रत्यक्ष रूप से अश्वनी को गन्ना का प्रथम नक्षत्र माना है, मतलब पहला नक्षत्र अश्वनी का माना है। किन्होंने, ऋषियों ने। वेदांग ज्योतिष में भी 27 नक्षत्रों की गणना है और हम लोग पहले से भी जानते हैं नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो 27 नक्षत्रों की गणना है। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 की है, 20 ही है, पद्धति है, ठीक। मतलब एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 ही है। तारामंडल को उसी समय नक्षत्र माना जाता है, मतलब जो तारा में थे मंडल ढेर जो थे, इस नक्षत्रों, इस मान के आधार पे ही तारामंडल को उसी समय नक्षत्र माना जाता था। ये नक्षत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दिया। अब हम अगले पाठ्यक्रम के अंतर्गत और कुछ इस
पुस्तक से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।